चैप्टर का नाम हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण यू। तो कल की क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश की थी कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण यू का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। रैखिक समीकरण क्या चीज? रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसमें चर हो और चर का पावर यदि 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या चीज है, चर हो। चर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर्स होता है ABCD XYZ, ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो मुख्य चर जिसको हम XYZ मानते हैं, तो वैसा समीकरण जिसमें XYZ, हालांकि हमारा टोटल चैप्टर में चर को हम लोग X और Y से ही सूचित करेंगे, तो वैसा समीकरण जिसमें चर हो मतलब X और Y हो और दोनों का पावर 1 हो या कोई एक चर हो उसका पावर 1 हो, तो उस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि दो चर है तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। एक चर रहेगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2x बराबर 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चर है, मतलब x यहाँ भी है और y यहाँ है, दोनों का पावर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन। और ये दो चर है इसमें, इसलिए इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले तो इसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो चर है उसका पावर कितना है? 1 है, इसीलिए इसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। चूंकि इस रैखिक समीकरण में लीनियर इक्वेशन में दो चर है, इसीलिए इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। फिर यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये x जो है ना ये चर है और इस चर का पावर 1 है, तो इसका मतलब हो गया ये रैखिक समीकरण हो गया। और चूंकि इसमें एक चर है इसीलिए हम इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 में आते हैं, तो 3 में x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, ये दोनों चर है नहीं, तो दोनों का पावर क्या चीज है? 1 है। इसका मतलब हो गया कि ये भी रैखिक समीकरण है। और चूंकि दो चर है इसीलिए इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। अब बात आ गया युग्म का। तो क्लास 10th में चैप्टर 3 में जो आपको पढ़ना है ना, वो इस टाइप की इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है, हमें वैसे समीकरण की बात करनी है जिसमें दो चर हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही क्या करना है? अध्ययन करना। उसी के बारे में हमें कुछ चीजें को जानना है। नहीं मतलब हमें इस टाइप का या इस टाइप का इक्वेशन मिलने वाला है। अब युग्म का मतलब हो गया कि जब भी हमें इक्वेशन मिलेगा दो चर वाला ना, वो जोड़ा में मिलेगा, मतलब दो दो ठो एक साथ मिलेगा। जैसे आपका प्रश्न जब भी रहेगा ना तो इस टाइप से दिया रहेगा। सपोज मान लो कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो एक और इसी टाइप का देगा। जैसे ये दे सकता है x माइनस 3y बराबर क्या चीज? 7।
तो इस टाइप का हमेशा जो है ना दो इक्वेशन आपको मिलेगा। इसीलिए आपके चैप्टर का जो हेडिंग है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब जब भी मिलेगा तो जोड़ा में मिलेगा, जब भी मिलेगा जोड़ा में मिलेगा। मतलब इस तरह की चीजें का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी सीखे हुए थे नेक्स्ट क्लास में कि यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसे ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, नहीं तो इसका या ये वाला हो गया, तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ किस टाइप से होगा, ये भी कल ग्राफ खींच करके हम लोग सीखे हुए थे। नहीं, कुछ तो नॉलेज हम लोग 9th क्लास में मिला है और कुछ चीजें कल भी हम थोड़ा बहुत सीखे हुए थे। और ये चैप्टर जो है ना ग्राफ से भरा हुआ है, इसलिए आगे हम लोग बहुत सारा ग्राफ इसका क्या करेंगे? खींचेंगे। और तो फिलहाल हम लोग इतना तो जान चुके हैं, ये दो चर वाले या एक चर वाले जो भी रैखिक समीकरण होते हैं ना, उसका ग्राफ हम खींचते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? सीधी रेखा के फॉर्म में आता है। जैसे ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, इसका हम ग्राफ खींचेंगे ना, ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, भले वो ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, लेकिन एक सीधी रेखा के रूप में इस तरह से आएगा। अरे समझना, इस सीधी रेखा के रूप में आएगा। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ किस टाइप से आता है? सीधी रेखा, सरल रेखा के स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है। याद रहे इतना। अब आगे हम बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, बताए थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? हाँ, तो मानक रूप क्या होता है? तो देखो, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ना, तो उसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्योंकि इक्वेशन है तो बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अब कोई भी अचर रहेगा तो उसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो। ये पहला हो गया। हमें इस टाइप के दो न लेना है, इसीलिए जहाँ ए बी सी है ना, तो पहला यदि लेंगे तो 1 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो ये पहला, हाँ, जैसे हम लोग को युग्म के बारे में पढ़ना है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो इक्वेशन हमेशा साथ में मिलेगा। तो पहला इक्वेशन का मानक रूप ये वाला हो गया। एक और चाहिए मानक रूप, तो जहाँ ए 1 1 हम लगाए हैं ना, वहां पर 2 2 2 लगा देंगे, वो दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। तो यही हमारा हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। और शर्त भी बताए थे कल। ये इक्वेशन जब आप लिखोगे ना, तो आपको कुछ शर्त भी बताना पड़ेगा। ये a1 b1 c1 क्या चीज है? तो a1 b1 c1 जो है ना, कोई भी संख्या हो सकता है, मतलब रियल नंबर से। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जहां जहां a1 b1 c1 बिलोंग्स टू, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ये चीज होता है। अब बिलोंग्स टू बहुत सारा जगह पर आप लोग यूज करते हो, ऐसे नहीं करते हो? फिर झगड़ा झंझट हो जाता है तो कहते हो हमको पहचानता नहीं है, हम इस खानदान से बिलोंग करते हैं। नहीं, एक एक बाल उखाड़ लेंगे सर का तुम्हारा। झगड़ा करते तो बोलते हो ना।
अच्छा नहीं बोलते, अच्छी बात है, झगड़ा ही नहीं करते, तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो गया है। हाँ। तो जब भी कुछ ऐसी बातें आती है तो हम लोग बोलते हैं हम इस खानदान से बिलोंग्स करते हैं, नहीं हम रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, हम पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। बहुत जगह इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं, आपने सुना होगा या हो सकता है आप लोगों ने यूज भी किया होगा, तो वही ये बिलोंग्स टू है, नहीं इस खानदान से बिलोंग करते हैं, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो वही है, ये ABC किससे बिलोंग्स करता है, आर से। आर है क्या, वास्तविक संख्या। जो भी संख्या आप लिखते हो ना वो सब का सब क्या होता है, वास्तविक संख्या। रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ABC क्या चीज है, मतलब A1 B1 C1 क्या चीज है, रियल नंबर है, मतलब ये इसी से बिलोंग्स करता है, मतलब इसी के खानदान का है, रियल नंबर्स के खानदान का है। तो रियल नंबर्स में बहुत सारी संख्याएं आती है, तो जीरो भी आता है इसमें, जीरो भी आता है कि नहीं आता है, तो जीरो भी रियल नंबर्स के ही खानदान का है। तो ABC रियल नंबर्स के खानदान का है, माने रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो क्या A1 B1 C1 के जगह पर हम जीरो भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जब हमने, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि रियल नंबर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, तो A1 के जगह पर जीरो भी हो सकता है, हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि होगा ही, मे बी पॉसिबल, हो सकता है। A1 के जगह पर जीरो भी हो सकता है, B1 के जगह पर जीरो भी हो सकता है, और C1 के जगह पर भी जीरो हो सकता है। यदि हम A1 के जगह पर जीरो रख दें और B1 के जगह पर जीरो रख दें, तो जीरो गुना x जीरो, B1 के जगह पर यदि हम जीरो रख दें तो जीरो गुना y जीरो, और C1 के जगह पर जीरो रख दें तो जीरो गुना तो जीरो तो है ही ये, तो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब टोटल जीरो ना हो गया, तब तो आपका दो चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1 B1 C1 ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A1 और B1 जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो हो जाए ना तो फिर इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जब चर ही नहीं रहेगा, जब चर ही नहीं रहेगा तो फिर वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा कैसे, नहीं हो पाएगा। हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए, हमें उसी का इसमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो हम लिखेंगे कि भाई A1 B1 C1 रियल नंबर्स है, देखिए A1 B1 जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकता है। तो कॉमा दे करके यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ A1 B1 इज नॉट इक्वल टू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। A1 B1 इज नॉट इक्वल टू, उसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जहाँ, हाँ जहाँ A2 B2 और C2 ये भी रियल नंबर्स के खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन A2 B2 जो है ना जीरो नहीं होगा। A2 B2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर A2 और B2 के जगह पर कुछ भी रखो, जीरो एक छोड़ करके रखना, जीरो जब रखोगे तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण रह ही नहीं पाएगा। और इसका भी हम ग्राफ खींचेंगे ना तो एक सरल रेखा आएगा, क्योंकि दो चर में रैखिक समीकरण ये भी है और दो चर में रैखिक समीकरण ये भी है, इसका भी ग्राफ खींचोगे ना तो ये भी क्या आएगा, एक सरल रेखा ही आएगा, जैसे हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर यदि हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, 2x, हम मानक रूप में एक और चीज याद रखना, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको जो है ना हम ऐसे भी लिख सकते थे, A1x प्लस B1y बराबर C1, ये भी मानक रूप हो जाएगा, और चर को उधर भेज दें। और दूसरा A2x प्लस B2y बराबर, तो इसकी जगह पर हम ये भी क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, ये भी मानक रूप हो गया, ये भी मानक रूप हो गया, याद रहेगा ना।
चाहे इस टाइप से लिखा जाए या इस टाइप से लिखा जाए, दोनों सही है, या इस टाइप से लिखा जाए और या इस टाइप से लिखा जाए, ये दोनों कौन सी है, सही है। अब अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, 2x माइनस 3y बराबर 7, पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा हम ले रहे हैं -3x प्लस 2y बराबर हम ले रहे हैं 5। अब इसकी तुलना आपको इससे करना है। इसकी पहला समीकरण हो गया ना, तो पहला समीकरण का मानक रूप ये वाला होता है, तो इसकी तुलना आप इससे करोगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरा हो जाएगा, तो इसकी तुलना आप इससे करोगे, a2x प्लस b2y बराबर कितना, c2 हो जाएगा। से तुलना करने पर से तुलना कर। तो चलो अब यहाँ पर आप ये बताओ कि a1 के जगह पर क्या होगा, a1 इससे, हाँ इसकी तुलना इसे करना है, तो ये a1 जो है ना x का गुणांक है, a1 x का गुणांक है। गुणांक का मतलब इस a1 से x में गुना किया गया है, तो गुणांक का मतलब गुना वाला अंक, तो x में किस अंक से गुना किया गया है, a1, क्योंकि यहाँ गुना के चिन्ह छुपा हुआ है, तो हम कहेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, a1 x का गुणांक है, x का कौन सी है, गुणांक। उसी तरह से ये b1 क्या चीज है, y का गुणांक, y में b1 से गुना है, तो हम कह सकते हैं ना कि y का गुणांक कौन सा है, मतलब y में किस अंक से गुना किया गया है, b1 से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ b1 जो है, ये b1 जो है ना, ये y का गुणांक है। ये चीज सीखना पड़ेगा आपको, आगे इसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगा, गुणांक। इसमें बताओ a2 क्या चीज है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। अच्छा b2 क्या चीज है, तो b2 जो है ना, ये y का गुणांक, y का, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसकी तुलना इसे करो, तो a1 के जगह पर कौन है, देखो तो 2 है, x का गुणांक इसमें कौन है, इसमें x का गुणांक क्या है, तो a1 के जगह पर क्या है, तुलना करने पर हम लिख सकते हैं कि a1 बराबर क्या है। अच्छा b1 के जगह पर जल्दी से बोलो अब क्या चीज है, हाँ b1 के जगह पर चिन्ह, इसका प्लस है तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। और c1 के जगह पर क्या है, 7। अच्छा उसी तरह से अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, a2 के जगह पर क्या है, -3 है, b2 के जगह पर क्या है, 2 है, कॉमा c2 के जगह पर क्या चीज है, अब तुलना करना आप सीख लिए, अब आगे जब भी जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अच्छा अब ये भी आप जानते हैं कि इसका हम यदि ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसी तरह का दो इक्वेशन हम लेते हैं, कितना इक्वेशन लेते हैं, दो इक्वेशन लेते हैं, मानक रूप में ही हम ले रहे हैं। पहला इक्वेशन हम ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। अब तुलना करने के लिए एक चीज ध्यान देना,
या तो दोनों का अचर बराबर इधर लेना पड़ेगा और नहीं तो दोनों को इधर लेना पड़ेगा। मान लो बाई द वे एक तो इधर है और ये दूसरे का इधर है, तो या तो इसको इधर ला दो और नहीं तो इसको उधर लेकर चले जाओ, याद रहेगा ना। तभी तो ही जाकर के आप तुलना करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर ये दोनों का आलेख खींचते हैं। ग्राफ पेपर पर दोनों का आलेख खींचते हैं, नहीं एक हम लेते हैं ग्राफ पेपर। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्स अक्ष लेते हैं, जैसा कि कल आप लोगों को बताए थे, नहीं, और एक लंबवत इसी पर वर्टिकली मतलब उदग्र रेखा लेते हैं, इस तरह से कि 90 डिग्री पे दूसरे को काटे। एक हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। ग्राफ पेपर पर रहता अपने पास सभी चीजें क्लियर हो जाता, लेकिन वो लोग हम जो ग्राफ खींचेंगे, अब फिलहाल हमको ग्राफ नहीं खींचना है, कुछ चीजें हम लोग को समझना है। जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो वहां पर हम ग्राफ पेपर पर ही आपको ग्राफ बताएंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब एक चीज बताओ, इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा आएगा, नहीं इस टाइप से आएगा। इसका भी ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब यदि हम एक ही ग्राफ पेपर पर ध्यान से समझना चीज को, यदि हम इसी ग्राफ पेपर पर ये दोनों को खींचे, इसका भी ग्राफ इसका भी ग्राफ, नहीं तो क्या क्या हो सकता है वो चीज हमें देखना है, पॉसिबिलिटीज मतलब क्या क्या हो सकता है। तो मान लो इसका ग्राफ हम खींचते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहे कि सही होगा, संभावना पॉसिबिलिटीज आपको बताना है। हो सकता है ना कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आए, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है, तो इसका ग्राफ है ये वाला इक्वेशन का, इसका यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, ये वाला दूसरे का, तो हो सकता है ना कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आए, बोलो। तो क्या लग रहा है आपको, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक जगह काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, और दो ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी है, नहीं तो ये किसका हो जाएगा, ये हो गया आपका e2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर क्या चीज, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो उस दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है, एक प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्यों प्रतिच्छेदी कहलाएगा, एक दूसरे को एक जगह पर क्या कर रही है, काट रही है। तो ऐसी संभावना है ना कि ये दोनों का ग्राफ हम, ये दोनों इक्वेशन का आलेख हम एक ग्राफ पेपर पर खींचे, तो पहला स्थिति ये हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को एक जगह पर काट करके निकल जाए, एक संभावना ये बनता है। अच्छा चलिए, एक संभावना ये बनता है, एक संभावना ये बनता है, चलिए इसको इधर लेकर चलते हैं। इसको क्या बोलिएगा आप, क्या बोलिएगा इसको, हाँ इसको आप बोलिएगा प्रतिच्छेदी। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया आपका क्या चीज, हाँ प्रतिच्छेदी हो गया, क्योंकि दोनों जो है ना एक दूसरे को इस तरह से क्या कर रहा है, काट रहा है, इस तरह से काट रहा है। अच्छा, अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो फिर हम लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या चीज, एक्स अक्ष, एक ले लेते हैं वाई अक्ष, ले लेते हैं वाई अक्ष ले लेते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों का हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, दोनों का आलेख खींचते हैं। अच्छा, तो अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें। अब आपको ये बताना है
कि इसका यदि हम आलेख खींचे तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि एक ग्राफ ऐसे पास करे, हो सकता है ना, और हो सकता है कि दूसरे के ग्राफ जो है ना इसी के समानांतर पास करे, इसी के समानांतर ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, हो सकता है ना, ऐसे पास करे। पैरेलल का मतलब होता है कि इसको दोनों को आगे बढ़ाओगे ना, या दोनों को इधर बढ़ाओगे ना तो कहीं भी नहीं मिले, तो तब हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं कौन सी है, पैरेलल है, समानांतर है। क्या चीज है, समानांतर है। मतलब दोनों रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होगा ना एक बराबर होना चाहिए, तो दोनों रेखाएं क्या कहलाती है, समानांतर। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों समानांतर हो, ऐसा हो सकता है ना। इसका अगर आप पीछे हम, ये हो गया आपका, इसका ये हो गया आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का आलेख हो गया। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख। तो हो सकता है ना कि इसका आलेख खींचे तो ग्राफ पेपर पर दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाए। यहाँ पर हम भी केस कोई, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये क्या चीज है, समांतर। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, समांतर का, पैरेलल का। अच्छा, ये समानांतर का हो गया। अब हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। अब ध्यान से देखो, एक और पॉसिबिलिटी की हम चर्चा करते हैं कि इसका हम ग्राफ खींचे तो हो सकता है इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है ऐसे हो, और दूसरे का हम खींचे तो हो सकता है दूसरा भी इसी के ऊपर ओवरलैप होकर के जाए, इसे सट करके जाए, जस्ट इसके ऊपर से होकर जाए। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जस्ट इसके ऊपर से होकर के जाए, हो सकता है ना, जस्ट इसके ऊपर से होकर के जाए, माना आगे आगे वो चले, पीछे पीछे दूसरा चले, ऐसा हो सकता है ना। तो इसको हम बोलते हैं संपाति। क्या बोलते हैं, एक रेखा इसे जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर इसे सट करके जाए, तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, संपाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाति। तो ये हो जाएगा अपना कौन चीज, संपाति। क्या हो जाएगा, संपाति होगा। तो ये का मान लो ये जो है ना, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ हो गया। ये वाला जो है ऊपर वाला a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0 का आलेख हो गया। इसको क्या बोलते हैं, संपात। इसको क्या बोलते हैं, संपात। अब यदि इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी बनता है तो आप बताओ, अब इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी बनता है, हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। अब इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी बनता है तो बताओ। जैसे मान लो तुम कहोगे सर इसका ग्राफ आप एक काम कीजिए, इसका ग्राफ जो है ना ऐसे खींच दीजिए, और दूसरा का ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे खींच दीजिए। ग्राफ तो ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे नहीं, तो लग रहा है कि तीनों में से किसी के जैसा ही नहीं है, लग रहा है ना। तब तो फिर चौथा टाइप का हो गया, ये चौथा टाइप का हो गया कि कुछ अलग है, माने इसी के जैसा किसी में न किसी के जैसा है कि ये अलग है तीनों से। बोलिए, दिमाग लगाइए। अच्छा ये है क्या चीज, दोनों रेखा है ना, तो रेखा का मतलब होता है ना कि दोनों को हम जितना चाहे इधर बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे इधर बढ़ा सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, इधर जो है ना ये दोनों एक दूसरे के, ये वाला किनारा जो देख रहे हो ना, ये वाला देख, जैसे देखो यहाँ पर ये किनारा देखो आप, और यहाँ से एक लंबा दूर डालकर ये वाला है,
इधर कौन सी चौड़ाई ज्यादा है, इधर कौन सी, दोनों के बीच की दूरी कौन सी है, कम। इधर जैसे जैसे जाएगी ना कम होते जा रहा है। तो कल्पना करो कि एक ऐसी स्थिति आएगी, इसे कम होते 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 आगे जाकर कहीं काट देगी। तो काट देगी तो फिर यही चीज ना आ जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो जब तुम कहोगे सर ये कैसे खींच सकते हैं, तो हम कहेंगे बाबू ये चीज हम खींच चुके हैं पहले ही। नहीं, वो काटती हुई आपको दिख रही है, ये काटती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जब इसको हम पीछे ऐसे बढ़ाएंगे ना, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के काट देगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो देख रहे हो ना, यहाँ पर चौड़ाई जो है ना कम होते जा रहा है। यहाँ की चौड़ाई कौन सी है, ज्यादा, यहाँ की चौड़ाई कौन सी है, कम। मतलब कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगी, कहीं ना कहीं जाकर के इस तरह से, ये आगे बढ़ाओगे ना इस तरह से, ये कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगी, काट देगी इस तरह से। तो प्रतिषेधी ही तो है ये तो पहले ही हम लिख चुके हैं। तो हम कहेंगे ना इसको हम लिख चुके हैं, इसको हम क्या किए हैं, इसको हम लिख चुके हैं। अब दूसरा तुम बोलो, दूसरा बोलो और कोई पॉसिबिलिटी। इसको तो हम लिख चुके हैं, इसको हम नहीं रखेंगे, इसको हम नहीं रखेंगे। दूसरा बोलो कोई, दूसरा। इसके अलावा किसी तरह की संभावना नहीं बनेगा। मतलब ये दोनों का किसी एक ही ग्राफ पेपर पर हम आलेख खींचे ना, तो या तो उस टाइप का आएगा, नहीं तो इस टाइप का आएगा, और नहीं तो इस टाइप का आएगा। तीन ही टाइप की संभावना है। तो तुम कहोगे सर एक चीज बताइए, हमें इस दोनों का ग्राफ खींच करके ही पता चलेगा या कोई और तरीका है कि बिना ग्राफ खींचे हम बता दें कि ये प्रतिच्छेदी होगा या ये संपाती होगा या समांतर होगा। किसी ग्राफ पेपर पर दो चर वाले रैखिक समीकरण u का हम आलेख खींचते हैं तो कितनी संभावनाएं बनती है, तीन। क्या क्या हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा, नहीं तो संपाती होगा। तो ये कब पता चला, जब हमने ग्राफ खींचा, कब पता चला। तो हमारा प्रश्न है या आपका प्रश्न हो सकता है कि सर बिना ग्राफ खींचे हुए कोई तरीका है कि हम पहले ही पता कर ले कि ये प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या समांतर होगा। तो इसका तरीका है, बिना ग्राफ खींचे हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना ग्राफ खींचे हुए भी हम लोग बता सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। काम आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केस फर्स्ट, सबसे पहले आपको केस फर्स्ट यहाँ पर मत रखो। सबसे पहले आपको A1/A2 निकाल लेना, इसका मान निकाल लेना। ठीक है, A1/A2 का मान। उसके बाद से आप क्या करोगे, B1/B2 का मान निकाल लेना। उसके बाद से आप क्या करोगे, C1/C2 का मान निकाल देना। सबसे पहले क्या करोगे, A1/A2 का मान निकालोगे, B1/B2 का मान निकालोगे, C1/C2 का मान निकालोगे। अब ध्यान से देखो, केस फर्स्ट, यदि A1 A1/A2 का मान और B1/B2 का मान, ये दोनों का मान बराबर नहीं आया, तो इस स्थिति में ये दोनों का ग्राफ जो होगा ना, वो प्रतिच्छेदी होगा, उस टाइप का होगा। A1/A2 का मान और B1/B2 का मान यदि बराबर नहीं आया, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा। मतलब एक जगह पर काट करके निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। हो गया। दूसरा केस टू, केस टू,
A1/A2। अब बराबर नहीं हुआ तो यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा, यदि दोनों का मान बराबर हो गया तब हम C1/C2 को देखेंगे। किसको देखेंगे? C1/C2 को देखेंगे। B1/B2 क्या हो गया? बराबर हो गया। A1/A2 और B1/B2 यदि बराबर है तो C1/C2 को देखेंगे। अब C1/C2 भी यदि बराबर हो गया, मतलब ये तीनों ही यदि बराबर हो गया, A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, मतलब ये वाला और ये वाला तीनों का मान बराबर आ गया। जैसे इसका मान भी यदि 2/3 आ गया, इसका मान भी 2/3 और इसका मान भी 2/3 आ गया तो बराबर हो गया। तो जब बराबर आ जाएगा तो इस स्थिति में ये क्या होगा? संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। क्या होगा? संपाती हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या चीज? तीसरा केस थ्री। केस थ्री, अब ये दोनों यदि बराबर हो जाए लेकिन ये C1 C2 बराबर नहीं हो, तीसरा ये हो सकता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब इसका मान 2/3 आ जाए, इसका मान 2/3 आ जाए और इसका मान 3/2 आ जाए। इसका मान 2/3, इसका मान 2/3, इसका 4/5 आ जाए। माने ये दोनों का यदि बराबर आ जाए, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो इसका ये दोनों रेखाएं जो होगी ना वो होगी समांतर, पैरेलल, समांतर होगी। अब हम बिना ग्राफ खींचे हुए ही बता सकते हैं कि कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समांतर होगी और कब क्या होगी? संपाती होगी। याद रहेगा? तो बिना ग्राफ खींचे हुए हम इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी होगी, कि संपाती होगी या समांतर होगी। इतना याद रहेगा? अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं कि यदि प्रतिच्छेदी होगी ना तो कितना हल होगा। हल का मतलब x और y का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे ना, वही इसका हल होगा। जैसे मान लो कुछ इस टाइप से समीकरण रहता है अपना, मान लो इस टाइप से समीकरण रहता x प्लस वाई बराबर 5। आइए के ले लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अभी दो समीकरण हो गया। अब हमें पता करना है कि सबसे पहले कि ये क्या चीज है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। तो चलो हम हल की पहले बात कर लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेकर ये बात करें, इसको हम लोग, इसके लिए हम आपका यहीं पर आते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज को जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। और दूसरा हम ले रहे हैं 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता करना है कि ये दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन सरल रखा होगा, और एक ही ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा। मतलब प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। अब हमें ग्राफ नहीं खींचना है, हमें इस शर्त के आधार पर चीजों को जानना है कि इस टाइप से होगा। तो इसकी तुलना आप करोगे इससे, नहीं, हाँ, तो इसकी तुलना आप करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर क्या चीज? 0 से।
और इसकी तुलना आप करोगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करोगे। तो चलो तुलना करो और बताओ फटाफट कि इसकी जगह पर क्या लिखें। तो चलिए यहाँ a1 की जगह पर क्या है, तो लिखेंगे a1 बराबर 2। अच्छा जी, b1 की जगह पर क्या है, तो b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 के जगह पर 7। अब इसकी तुलना हम इसे करते हैं, तो a2 के जगह पर क्या है, तो a2 के जगह पर हो जाएगा 3। अच्छा जी, b2 के जगह पर क्या है 4 और c2 की जगह पर -8। अब हमें पता करना है कि प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 का मान निकालो। तो ध्यान देखो, a1 के जगह पर क्या है 2 और 3। अभी कटने वाला रहेगा तो काट देना, नहीं कटेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं कॉमा b1/b2, b1/b2। तो b1 का मान है -3 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं c1/c2, तो ये हो जाएगा 7/। एक याद रखना, हर हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। यदि माइनस हर में रहे ना तो इसको ऊपर लेकर चले जाना। ऊपर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस। 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला। इस तरह से मत लिखना, मैथमेटिक्स में इसको गलत माना जाता है। जब भी माइनस रहता है कहाँ लेकर चले जाना ऊपर। कि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ 8 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस यहाँ पर चला जाएगा। अरे सुनिए, चलो ध्यान देखो। अब ये हो गया आपका ये तो a1/a2 का मान ये हो गया, b1/b2 का मान ये हो गया और c1/c2 का मान ये हो गया। अब तुलना करो, पहले यहाँ पर देखो a1/a2 और b1/b2। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, मतलब a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है, नहीं है। तब लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं। जब बराबर नहीं है तो शर्त क्या कहता है कि ये बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी होगा। मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों का ग्राफ जब हम खींचेंगे ना तो एक जगह पर जाकर के काटेगा। मतलब ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी। क्या चीज है, प्रतिच्छेदी। अब हमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि सिर्फ हमको ये बताना है कि प्रतिच्छेदी या समपाती या समांतर बिना ग्राफ खींचे हुए, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आया। इसी तरह से a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकाल देंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे, c1/c2 का मान निकालेंगे और तब हम तुलना करेंगे। यदि ये बराबर नहीं होगा तो आगे बढ़ने की जरूरत है, ये बराबर होगा तब c1/c2 का मान देखेंगे। तो दो ही विकल्प हो सकता है, या तो c1/c2 का मान बराबर आ जाए या बराबर नहीं। तो बराबर होगा तो समपाती होगा और बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो चलिए इतना तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल होगा। अब हम हल की बात करते हैं, हल सॉल्यूशन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हल का मतलब होता क्या चीज है। हल का मतलब होता है चर का वह मान जो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। मतलब एक्स और वाई का वह मान जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। मतलब एक्स और वाई का मान जो भी आप निकालोगे तो एक्स और वाई के जगह पर इक्वेशन 1 में रखोगे तो एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाना चाहिए। और वही मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो एल एच एस आर एच एस का होना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे वही मान जो होगा ना इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो सबसे पहले बताइए प्रतिच्छेदी है कि क्या चीज, जो कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। तो a1/a2 मतलब 1/2 और 1 बटा यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है तो -1। तो 1/2 आई हो जाएगा 1/-1। तो -1 माइनस ऊपर चला जाएगा। चलो ठीक है, रखते हैं थोड़ा देर के लिए। ये दोनों बराबर है,
ये दोनों बराबर, इसका मतलब प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी है तो इसका एक जगह पर काटेगा तो इसका एक ही हल आएगा। जितने जगह पर दो रेखाएं काटती है ना उतना ही उसका हल होता है। इसके कितने हल होंगे? एक। मतलब एक्स और वाई का सिर्फ एक ही ऐसा मान मिलेगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, एक से ज्यादा मान नहीं मिलेगा। और वहीं यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो ये पैरेलल है, ये समानांतर है, तो इसके कितने हल होंगे? हल का मतलब जरूरी एकदम, हाँ, हल का मतलब हो गया ये दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर काटेंगे ना उतना ही हल होगा। ये कितने जगह पर काट रहा है? एक। तो कितना हल होगा इसका? तो प्रतिच्छेदी का एक हल होता है। प्रतिच्छेदी का कितना हल होता है? एक हल होता है। इसका एक हल को अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय, मतलब एक हल होगा इसका, एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। चलो अब बताओ इसका, इसका कितना हल है? इस समांतर कितना हल होगा? तो जितने जगह पर काटेगा तो कितने जगह पर काटेगा? बोलिए, ये दोनों कितने जगह पर काटेंगे एक दूसरे को? ये दोनों एक दूसरे को कटवे नहीं करेंगे, समांतर है। हाँ, नदी का दो किनारा है, जब नदी का दो किनारा कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये दोनों रेखाएं इधर बढ़ाओ तो कहीं नहीं मिलेंगे, इधर बढ़ाओ तो कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब इसका कोई हल। तो लिखे हैं समांतर का कितने हल होते हैं? तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब एक्स और वाई का कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा जो इसको संतुष्ट करे, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। अब संपाति, संपाति मतलब ये वाला, तो देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही है? अनगिनत, शॉर्ट करके न जा रही है, तो अनगिनत जगह पर एक दूसरे को टच कर रहा है। दो रेखाएं एक दूसरे को जितने जगह पर टच करती है ना उतना ही हल होता है। इसमें कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक नहीं, बहुत ऐसा चीज मिलेगा जिसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे इसके हल कितने हो जाएंगे? हाँ, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे, अनेक। ऐसा में तो अपने पास दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों का ग्राफ एक सरल रेखा होगा। एक ही ग्राफ पेपर पर यदि हम खींचते हैं तो तीन केस हो सकता है, या तो एक दूसरे को काटे मतलब प्रतिच्छेदी होगा, या एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे मतलब समांतर होगा, या एक दूसरे को ऊपर ही दोनों मतलब एक के ऊपर दूसरा जाए, इसको क्या बोलते हैं? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। अब बिना ग्राफ खींचे हुए हमको कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 का मान निकालेंगे। यदि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं आया तो इस स्थिति में प्रतिच्छेदी होगा, और जितने जगह पे ये दोनों रेखाएं काटेगी उतना ही हल होगा। तो प्रतिच्छेदी में कितनी जगह पर काटती है? एक, इसलिए इसका हल कितना होगा? एक हो जाएगा। फिर a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गया तब क्या होगा? तब c1/c2 को देखेंगे। अब ये तीनों यदि बराबर होगा तो मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे को टच करके जाएगी, और कितने जगह पर टच करेगी? अनेक जगह पर, इसीलिए इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। फिर यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आया, सॉरी बराबर आ गया लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया, तो इस स्थिति में इसके कोई हल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर होगी, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है, कहीं भी नहीं काटती है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। अब कुछ वर्ड होता है इसमें कि जिसके हल होते हैं ना उसको संगत बोला जाता है, और जिसके हल नहीं होते हैं ना उसको असंगत बोला जाता है।
तो ध्यान से देखो, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और संपाती का कितना। तो इसका मतलब कि जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और संपाती होगी इसका हल होगा। तो जिसका हल होता है ना उसको हम बोलते हैं संगत। मतलब कि दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है और संपाती है तो उसको क्या बोलेंगे, संगत ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये दोनों रेखाओं को हम क्या बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। ये दोनों को हम बोल सकते हैं संगत। क्या बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। याद रहेगा ना, ये दोनों को हम बोल सकते हैं संगत। और इसका कोई हल नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे आप, हाँ तो इसको हम हाँ बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। याद रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे संगत, तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत। अच्छा, ये हल का विरोध करता है। आई दोनों में हल होता है तो ये हल का विरोध नहीं करता है। ये दोनों कहता है कि हमारा कुछ हल होना चाहिए, ये क्या कहता है, हमारा कोई हल नहीं होगा। तो ये हल का विरोध नहीं करता है और ये हल का विरोध करता है। तो जो विरोध नहीं करता है इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी। तो ये दोनों को हम बोलेंगे अविरोधी। क्या बोलेंगे, कि संगत तो बोलेंगे ही, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, अविरोधी भी बोल सकते हैं। मतलब ये हल का विरोध नहीं करता है, हल का विरोध नहीं करता, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अविरोधी। ये हल का क्या करता है, इसीलिए जो असंगत होता है ना उसको हम विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हल का क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए इसको हम विरोधी भी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा उसको क्या बोलेंगे, संगत। और उसको हम अविरोधी बोलेंगे क्योंकि इसमें हल होता है, मतलब हल का विरोध नहीं करता है। और ये क्या करता है, ये हल का विरोध करता है, हल का विरोध करता है। ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे और प्रश्न करेंगे तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो फिर एक्सरसाइज उतना कोई महत्व नहीं रहता है। हाँ ये है कि इंट्रोडक्शन यदि 50% भी आपको समझ में आ गया ना तो हम लोग प्रश्न को जो सॉल्व करते हैं ना तो बाकी सब क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन मेन चीज है, वो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देने से चीजें बनाना सीख जाओगे, लेकिन ये कैसे कैसे चल रहा है, क्यों ऐसा हमको है ना, ये चीजें विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। और वही विद्यार्थी यदि इंट्रोडक्शन अच्छा समझ पाता है ना, अच्छा से समझ जाता है तो फिर उसको एक्सरसाइज जो है ना उतना मतलब उसको भारी नहीं लगता है। दो प्रश्न करोगे तो सब फटाफट आपको क्या हो जाएगा, आना चालू हो जाएगा, आना चालू हो जाएगा।